तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने मोनोलिथिक टेक्निक स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने पूरा फैब्रिकेशन कैसे होता है उसको एक, जैसे अगर पिक्चर आगे हम लोगों को देखनी है ना, तो पिक्चर का ट्रेलर मैं आपको कल दिखा रहा था। ठीक है, ये ट्रेलर है जो एक रेत से आपका एमजीएस में कन्वर्ट होता है, एमजीएस से ईजीएस, ईजीएस से सिंगल क्रिस्टल ईजीएस में फिर इपिटेक्शियल ग्रोथ होता है, ऑक्सीडेशन लेयर बिठाई जाती है, फोटोलिथोग्राफी होता है, एचिंग प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन होता है, मेटलाइजेशन होता है, और उसके बाद उसको स्क्राइबिंग काटना और माउंट किया जाता है, एंड देन उसको टेस्टिंग और पैकेज किया जाता है। इतना पोर्शन हम लोगों ने बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस है। अब इसके एक एक सीक्वेंस को हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखना है, तभी हमको समझ में आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहला जो आपका स्टेप है फैब्रिकेशन के लिए, वो है ग्रोथ एंड रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। मतलब सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसको कैसे ग्रोथ करें और रिफाइन करें, उसको शुद्ध कैसे बनाएं, ये है इस टॉपिक का मतलब। तो इसमें ना 3 स्टेप में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे मैंने आपको उस समय कल भी बताया था, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वार्ट्जाइट से, ठीक है, क्वार्ट्जाइट से एमजीएस बनाना। दूसरा स्टेप होता है एमजीएस से ईजीएस में कन्वर्ट करना। और तीसरा स्टेप होता है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का ग्रोथ डेवलप करना। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। देखिए, कायदे से क्वार्ट्जाइट आप जानते हैं बालू होता है, रेत होता है, रेत का जो सैंड का जो रॉक होता है उसको क्वार्ट्जाइट कहते हैं। उस क्वार्ट्जाइट को क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखा जाता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसमें क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर में चीज़ों को मेल्ट किया जाता है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रख दिया गया है जो इसको हीट करेगा। टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस, फिर 1780 डिग्री सेल्सियस, फिर 1900 डिग्री सेल्सियस, है ना। ओवरऑल हम लोगों को जो एमजीएस मिलता है वो लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को एमजीएस मेटलर्जिकल ग्रेडेड सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि क्वार्ट्स जो आपका क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट को इसमें डाला जाता है। ठीक है, जो आपका रेत था, जो रॉक सैंड थे, उसको इस फर्नेस में डाल दिया जाता है और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इतना हीट जनरेट किया जाता है, इतना हीट, और उसके ऊपर इसमें और कुछ कुछ मटेरियल डाल दिया जाता है, जैसे कि कोल, कोक, वुड, चारकोल वगैरह, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इस फर्नेस में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, आप क्वार्ट्जाइट को तो डाले हैं, साथ में कार्बन की मात्रा को भी आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि देखिए क्वार्ट्जाइट का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला SiO2 है ना। क्वार्ट्जाइट SiO2 लिखा जाता है। ये SiO2 जब आपका कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा SiO, सिलिकॉन ऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये SiO को कार्बन के साथ फिर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे है ही। ठीक है, तो वो सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और रिलीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बाहर निकाल सकते हैं, SiO को भी निकाल सकते हैं, जो वाटर जनरेट हो रहा है उसको भी आप बाहर इसमें निकाल सकते हैं। फिर ये SiC जो सिलिकॉन कार्बाइड है, ये आपका यहाँ पे जो SiO2 के साथ, जो SiO2 और क्वार्ट्जाइट है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन बच जाता है, बाकी ये SiO और CO है जो बाहर निकलते जाते हैं। तो बचता क्या है, बेसिकली यहाँ से जो निकल के बाहर आता है वो सिलिकॉन ही आता है। लेकिन ये सिलिकॉन उतना प्योर नहीं होता है ना, ये सिलिकॉन उतना प्योर नहीं होता। लगभग इसकी जो प्योरिटी होती है वो 97 से 98% प्योर होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन लेकिन हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि 97 से 98% प्योर मतलब तो 2% इम्प्योरिटी, मतलब तो बाप रे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस सिलिकॉन को हमारा कोई यूज़ नहीं है, इस सिलिकॉन का। तो इस सिलिकॉन को किसको दे दिया जाता है, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। वो एल्यूमिनियम के माध्यम से, एल्यूमिनियम कास्टिंग इंडस्ट्री में ये सब चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। उन लोग इंजन वगैरह सब बनाते हैं इस चीज़ों से, तो वहाँ पे मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन का इस्तेमाल हो जाता है। बट हमको क्या चाहिए, हमको इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप
ओवरऑल फर्स्ट स्टेप जो सिलिकॉन ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप है उसमें सिंपल सा है, क्वार्टजाइट को डालो फर्नेस के अंदर, फर्नेस को बहुत 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, ठीक है, उसमें कार्बन मिला दो, कार्बन क्या होगा इस मोल्टेन क्वार्टजाइट से मिक्स होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O वगैरह को बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका जो सिलिकॉन है वो आपका बन के बाहर निकलेगा और वो आपका मेटलर्जिकल ग्रेडेड सिलिकॉन के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है EGS को EGS बनाना MGS से, ठीक है। अब आपका क्या है, देखिए मेटलर्जिकल ग्रेडेड सिलिकॉन तो बन चुका है, मेटलर्जिकल ग्रेडेड सिलिकॉन तो आपका यहीं पे बन चुका था MGS के नाम से, ये आपका यहाँ पे आ चुका था। अब आप क्या करेंगे, अब आपको तो इलेक्ट्रॉनिकली ग्रेडेड सिलिकॉन की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि आप एक ऐसा फर्नेस टाइप का है, ठीक है, ये आपका एक फर्नेस टाइप का मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया ये ऐसा, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इस फर्नेस में जो MGS अभी आया है मेटलर्जिकल ग्रेडेड सिलिकॉन, उसका पाउडर, ठीक है, वो तो लिक्विड के फॉर्म पे आ रहा है, उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसका पाउडर फॉर्म बनाएंगे और पाउडर फॉर्म ऑफ MGS को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। एक तरफ से आप इसमें HCl भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो MGS और HCl, अब MGS बेसिकली है तो सिलिकॉन ही, भले वो प्योर नहीं है इसलिए मेटलर्जिकल बोल रहे हैं, बाकी है तो ये सिलिकॉन ही। तो सिलिकॉन HCl के साथ रिएक्ट करके एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत हाई टेम्परेचर में इनको अपन भेजेंगे तो यहाँ से एक गैस के फॉर्म पे निकलेगा, जिसको इसका फॉर्मूला है SiHCl3। ये गैस के फॉर्म पे रहेगा और इसका नाम है ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया। MGS को क्या करेंगे, बस HCl के साथ हाई टेम्परेचर में जब अपन भेजते हैं तो वो एक गैस के फॉर्म पे बन जाता है जो है SiHCl3 और ये है आपका ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक। अब ये ट्राइक्लोरोसिलेन क्या होता है, देखिए एक उसके बाद क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर में आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर में आप बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग देख रहे होंगे जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक उसका छज्जा टाइप का, घर टाइप का है, ठीक है। अंदर में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये रॉड है, ठीक है, ये जो आपका जो रॉड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या रॉड है इसको समझिए, ये बेसिकली ना सिलिकॉन की रॉड है, ठीक है, सिलिकॉन की स्लिम रॉड, जिसको बहुत पतला सा सिलिकॉन का ही है, लेकिन है ना, सिलिकॉन का बहुत पतला सा रॉड है, ठीक। अब होगा क्या, देखिए आप इस चेम्बर में, ये एक चेम्बर है, रिएक्शन चेम्बर जिसको बोलते हैं, इसमें ये चेम्बर में पहले से एक खंबे टाइप का ये सिलिकॉन का स्लिम रॉड अपन पहले से लगा दिए, ठीक है, और यहाँ से अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक। अब हो क्या रहा है, लेकिन ये जो सिलिकॉन का सिंपल रॉड है ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली ग्रेडेड सिलिकॉन है, मतलब देखिए पहले से एक आध अपन EGS बना चुके हैं, ठीक है। अब इतने सालों में तो हमारे पास EGS की कमी नहीं है, बहुत सारे EGS हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो 99.999% प्योर होते हैं वो सिलिकॉन हमारे पास हैं, ठीक है, बन चुके हैं। तो क्या करेंगे अपन, उस एकदम प्योर वाले सिलिकॉन का अपन एक पतला सा खंबा टाइप का यहाँ पे लगा देंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिएगा जब यहाँ से गैस पास करेंगे, कौन सा गैस, जो अभी आपको मिला है ट्राइक्लोरोसिलेन SiHCl3, ये गैस को जब आप इससे पास करेंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर के कारण, ठीक है, और यहाँ पे H2 गैस भी रहेगा साथ में, ठीक है, H2 गैस। तो होगा क्या, जब SiHCl3 H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, Si को अलग कर देगा और HCl आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, HCl आपका अलग हो जाएगा। तो HCl गैस को अपन निकाल सकते हैं बाहर, और अब जो सिलिकॉन यहाँ पे बचेगा, देखिए SiHCl3 एक गैस है, H2 एक गैस है, इसको आप जब रिएक्ट करेंगे तो HCl बन जाएगा जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, और जो सिलिकॉन बच जाएगा वो कहाँ जाएगा। तो देखिए सिलिकॉन की एक खास बात यह है कि सिलिकॉन का जो एटम है वो आपको पता होगा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर दूसरा सिलिकॉन उसको मिलता है जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है, तो तुरंत वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसे ही क्या है ना, ये करने के पीछे, इस खंभे को लगाने के पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि जब एक सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकॉन दूसरे और सिलिकॉन को अपने साथ पकड़ेगा, फिर ये सिलिकॉन और दूसरे सिलिकॉन के को पकड़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके इन लोग सब चिपकते जाएंगे। इस प्रोसेस को सरफेस कैटालिसिस कहा जाता है। अगर आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे तो इस प्रोसेस को सरफेस कैटालिसिस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे अगर एक सिलिकॉन का सरफेस है, मान लीजिए सिलिकॉन का सरफेस है, और इसके ऊपर आपने सिर्फ इतने एरिया में SiO2 का लेयर लगा दिया है। क्या लगा है? SiO2 का लेयर। अब आप अगर यहाँ से गैस पास कराते हैं, ठीक है, कौन सा गैस? SiHCl3 प्लस H2। अगर ये दोनों गैस का कॉम्बिनेशन पास कराते हैं तो इन दोनों आपस में HCl बनाएंगे, और जो सिलिकॉन बच जाएगा वो यहाँ पे टेक ओवर करना शुरू करेगा। वो यहाँ नहीं करेगा, SiO2 में नहीं करेगा, वो सिलिकॉन में ही जाके टेक ओवर करेगा। इस प्रक्रिया को, जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन के सरफेस में ही जाके चिपकना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस कैटालिसिस। तो ये सरफेस कैटालिसिस के माध्यम से हम इस रिएक्शन चेम्बर में पहले ना एक प्योर वाला रॉड डाल देंगे और अपन ये रिएक्शन कराएंगे, ताकि जो सिलिकॉन बचे वो इस प्योर रॉड में चिपकता जाए और वो भी प्योर की तरह काम करे जैसा वो पहले है। तो प्योर में और प्योर जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हमको मिलेगा, ये मिलेगा, पहले ही EGS रॉड है और उसमें सिलिकॉन आके चिपक गया, तो ये टोटल EGS रॉड बन गया। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉनिकली ग्रेडेड सिलिकॉन, जिसकी प्योरिटी है 99.999999% प्योर, ठीक है, इतना परसेंट प्योर है ये। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सिलिकॉन आ रहा है वो कहीं पे भी चिपक जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये जो सिलिकॉन बनेगा वो पॉलीक्रिस्टल इन नेचर बनेगा, ठीक है। पॉलीक्रिस्टल और सिंगल क्रिस्टल और एमॉर्फस में अंतर होता है, अगर आपको याद होगा तो। आपको ये वाला डायग्राम दिखा के मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, एक सिंगल क्रिस्टल का अरेंजमेंट आप देखिए एटम्स का, एक पॉलीक्रिस्टल का अरेंजमेंट देखिए, और एक एमॉर्फस सॉलिड का देखिए। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं कि जब कभी भी किसी चीज़ को ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, उसको सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। जैसे कोई मटेरियल है जिसको आप बहुत गर्म किए, वो मेल्ट हो गया, उसके बाद फिर उसको ठंडा कर रहे हैं, तो क्या है, जो एटम्स होते हैं धीरे धीरे आपस में अरेंज होते हैं और कोशिश करेंगे कि मस्त टाइप से अरेंज हो जाए। लेकिन अगर आपने मौका नहीं दिया और एकदम तेज तरीके से उसको ठंडा कर दिया, तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ एटम्स तो बढ़िया पीरियोडिकल और अच्छे से अरेंज हो जाते हैं कुछ दूर तक, लेकिन उसके बाद वो हैफाजार्ड टाइप का कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं, कुछ भी। तो इस टाइप के मटेरियल को एमॉर्फस कहते हैं, कि कुछ दूर तक पीरियोडिक फॉर्म पे जमा होना, रेगुलर और पीरियोडिक फॉर्म में, फिर अपीरियोडिक हो जाना। पॉलीक्रिस्टल तो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल ऐसा है कि रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, लेकिन उनके छोटे छोटे ग्रेन्स में होता है। मतलब अपने अरेंजमेंट में वो बढ़िया रेगुलर और पीरियोडिक है, लेकिन एक ग्रेन का दूसरे ग्रेन से कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन सिंगल क्रिस्टल में देखेंगे तो सारे एटम्स एक जैसे अरेंज होते हैं, तो ये सिंगल क्रिस्टल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हमको सिंगल क्रिस्टल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे एटम्स की ही अरेंजमेंट होती है, तो हम सिंगल क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है, नहीं तो हम प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर लिए होते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको जो सिलिकॉन मिला है वो पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर है। तो अब हमको, हमारी एक समस्या है कि अब हमको पॉलीक्रिस्टल से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप ये कहता है कि अब हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, अब हमको सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की तरफ जाना है। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की तरफ जाने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। एक जो आप यहाँ पे मेथड देख पा रहे हैं, इसका नाम CZ मेथड है। इसका पूरा नाम है ज़ोग्लास्की मेथड, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर आप लिखने जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। CZOCHRALKSI मेथड, इसको बोलते हैं ऐसे हिंदी में बोलते हैं ज़ोग्लास्की मेथड, ठीक है, ज़ोग्लास्की। तो शॉर्ट फॉर्म पे CZ ही पूछते हैं, इसलिए एग्जाम में आपको आएगा तो CZ मेथड के नाम से भी आता है। तो CZ मेथड है, और उसके अलावा एक फ्लोट जोन मेथड भी है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे FZ मेथड कहते हैं।
और एक तीसरा मेथड भी है जो वैसे अभी कोई काम का नहीं है, ब्रिजमैन मेथड करके है। लेकिन चलिए अभी हम लोग जो मेन दो मेथड हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक सिलिकॉन आ चुका है जो बिल्कुल प्योर है, लेकिन उसके जो एटम्स हैं वो बहुत रैंडमली अरेंज्ड है। उसको हम लोगों को एक सीरियल वे में अरेंज करना है, मतलब सिंगल क्रिस्टल बनाना है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये एक चेम्बर ही है। आप इस चेम्बर को थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपको सीड दिखेगा, ठीक है। सीड का मतलब होता है हिंदी में बीज। जैसे आप अगर जमीन में बीज लगाते हैं तो क्या होता है, उस बीज से पेड़ आता है और देन फिर ये ऐसे ऐसे फलता है, ठीक है। ये सीड का काम है। वैसे ही यहाँ पे भी इसका नाम सीड इसीलिए रखा गया है क्योंकि जैसा हमको मालूम है कि सिलिकॉन की एक खास बात ये है कि सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन को फिर पकड़ लेता है, सिलिकॉन को फिर पकड़ लेता है और ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम फिर ये टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम क्या किए कि सिलिकॉन का, जैसे देखिए ये जो आप सिंगल क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं वो कैसा अरेंजमेंट है, बिल्कुल अच्छा अरेंजमेंट है। इसको मैं आपको एक कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे देखिए क्रिस्टल सीड क्रिस्टल कैसा कैसा हो सकता है। अगर आपको एटम को ऐसा अरेंज करना है इस फॉर्म पे, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इनका ओरिएंटेशन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल अरेंजमेंट है, ठीक है। एक प्रकार से आप ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, आपका ये ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। एटम सारे इस तरीके से अलाइंड है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट किया जा सकता है। इस जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। तो आप कभी भी नाम सुनेंगे कि वेफर का ओरिएंटेशन क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एटम का अरेंजमेंट है वो किस दिशा में है, उसके बारे में बात चल रही है। ये आपका अगर ये इसको दर्शाया ऐसे जाता है, जैसे ये वाला जो इसको दर्शाने का तरीका है 100, ठीक है। ऐसा इसको दर्शाते हैं इस ओरिएंटेशन को। इस ओरिएंटेशन को 111 दर्शाते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम मिलर इंडाइसेस में भी ऐसा ओरिएंटेशन, मतलब ये जमाने का तरीका को अपन देखते थे, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब मुद्दे की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या चाहिए, सिंगल क्रिस्टल की तरफ चाहिए। अब सिंगल क्रिस्टल तो चाहिए, लेकिन उसका ओरिएंटेशन किस तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई और होना चाहिए। तो अब ये तो यूज के ऊपर डिपेंडेंट है आपको किस प्रकार का। जैसे अब एक इंडस्ट्री है उसमें तो हर प्रकार का ओरिएंटेशन वाला बन रहा है, क्योंकि मार्केट में जब जाएगा तो मार्केट वालों को जब कोई यूज करेगा तो उसको तो अलग अलग प्रकार का यूज आ सकता है। वो अपने यूज के हिसाब से खरीदता है किस ओरिएंटेशन का वेफर चाहिए उसको। तो इंडस्ट्री में क्या है, हर प्रकार का ओरिएंटेशन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सीड है, ये सीड बेसिकली इसको सीड क्रिस्टल कहा जाता है। सीड क्रिस्टल, ये आपको जिस ओरिएंटेशन का चाहिए उस ओरिएंटेशन का सीड आप यहाँ पे रखिए। जैसे अगर आपको आम का वृक्ष चाहिए तो आप आम का बीजा लगाएंगे ना, आप पीपल का तो लगाएंगे नहीं। वैसे ही अगर आपको जिस ओरिएंटेशन का सीड, मतलब जिस ओरिएंटेशन का वेफर या सिलिकॉन आपको चाहिए, उस ओरिएंटेशन का यहाँ पे सिलिकॉन का सीड आप रखेंगे, मतलब उसी ओरिएंटेशन का सिलिकॉन आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि आपके पास अभी क्या आया है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली ग्रेडेड सिलिकॉन आया है, ठीक है। लेकिन वो पॉलीक्रिस्टलाइन था, ठीक है। उसको क्या करेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास सिलिकॉन था जो पॉलीक्रिस्टल इन नेचर था, उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। ये जो आप ये लिक्विड देख पा रहे होंगे, ये लिक्विड, ये वो पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन ही है जिसको हम लोग बहुत गरम गरम मेल्ट कर दिए हैं, ठीक है। लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस में हम लोग ने पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन को मेल्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अगर आपको इसको मेल्ट कर दिया, अब आप बहुत सारी चीज़ देखेंगे। जैसे नीचे में इलेक्ट्रोड, ये जो ये पोर्शन है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या करता है, गर्म करने का काम आता है। स्पिल ट्रे है, स्पिल ट्रे मतलब कुछ बच के गिर गया तो उसको संभालने के लिए स्पिल ट्रे इस्तेमाल होता है। ये क्रूसिबल सपोर्ट है। ये जो यहाँ पे ये जो आपको दिखेगा, यहाँ पे ये खांचा, ये पूरा खांचा, इसको क्रूसिबल कहते हैं। तो ये क्रूसिबल को सपोर्ट देने के लिए ये ऐसा डंडी टाइप का लगा दिया है, ठीक है। ग्रेफाइट क्रूसिबल, यहाँ पे भी एक और क्रूसिबल है। देखिए ये बेसिकली ग्रेफाइट को आप अगर आप जानते होंगे तो ग्रेफाइट बेसिकली हीट के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मतलब गरम बहुत, जैसे अपन तो यूनिट 4 में पढ़े ही हैं कि एक
अच्छा खासा मतलब हीट कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट ससेप्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये जो हीट है वो यहाँ तक और पहुँच सके, इसको और ज़्यादा गर्म कर सके, ठीक है। तो ग्रेफाइट ससेप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन हीटर है, ठीक है, हीट शील्ड है ताकि हीट बाहर ना आ सके, ये सब चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दे की बात ये नहीं है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, वो तो आप ऐसे ही एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इसका प्रोसेस क्या है। पॉलीक्रिस्टल को, सिलिकॉन को यहाँ पे गरम गरम करके मेल्ट करके यहाँ पे डाल दिया जाता है, और ये जो एक सीड है ये इसको ऐसे डुबाया जाता है इसके अंदर। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप ये यहाँ डायग्राम देखिए, आपको एक छोटा सा ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो मोल्टेन फॉर्म पे है, ये क्या है, ये आपका वो है पॉलीक्रिस्टल मटेरियल है। इसका जो खांचा है जिसमें रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, क्रूसिबल बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक सीड है, ये सीड जो ऐसे डंडी टाइप का है, ठीक है। इस डंडी को क्या कर रहे हैं, इस मेल्ट वाले पॉलीक्रिस्टल में डुबाया जा रहा है, ठीक है। उसको डुबाएंगे, देखिए ये वाला स्टेप देखिए, इसमें थोड़ा डुबाए, फिर डुबाते डुबाते इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और खींचते खींचते इसको रोटेट भी करते जाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। आप नीचे का जो ये वाला सपोर्ट देख रहे होंगे, नीचे का ये वाला जो सपोर्ट देख रहे होंगे, ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों अपोजिट दिशा में घूमते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके। आप कभी देखे हैं क्या कि कभी आप छोटे से गंजी में आप क्या बोलते हैं, शरबत वगैरह कभी बनाए होंगे, नींबू पानी वगैरह, तो आप देखे होंगे कि पानी में अगर अपन शक्कर डालते हैं तो अगर आप एक ही दिशा में गोल गोल घुमाते जाते हैं तो, और कोई एक व्यक्ति क्या करता है, पहले ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे घुमाता है, तो वो जल्दी घुल जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन भी आता रहता है, ठीक है। एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं और फिर फ्रिक्शन आता है। तो वही मुद्दा यहाँ पे भी है कि एक जो डंडी है, जो सीड है, जो रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन का वो था, उसको हमने उसमें डुबा दिया और उसको धीरे 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 खींच रहे हैं। और ये जो एक क्रूसिबल जो आपका कटोरी टाइप का जो ढांचा है वो भी गोल गोल घूम रहा है, और ऊपर वाला जो आप जिसको सीड को घुमा रहे हैं वो भी गोल गोल घूम रहा है, अपोजिट दिशा में घूम रहा है। इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ मोल्टेन फॉर्म पे सिलिकॉन है, ये इस सीड में तो क्या है, सिलिकॉन का सीड है, तो ये भी पूरा सिलिकॉन है, तो ये इसके जो सिलिकॉन है वो उसके साथ चिपकते जाएंगे, फिर ये चिपकते जाएगा और सिलिकॉन चिपकते जाएगा, फिर ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर ट्री बनते जाएगा और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से धीरे से उठाए तो थोड़ा सा और बना, फिर और उठाए तो देखिए ये लिक्विड भी कम होता जा रहा है क्योंकि उसका जो लिक्विड का सिलिकॉन है वो इसके ऊपर आता जा रहा है। ये और उठाए और पूरा आपको इस फॉर्म पे आ गया। ये वही फॉर्म है जो मैं आपको उस दिन इस फॉर्म पे बता रहा था। देखिए ये वाला जो फॉर्म है ना, ये कहाँ से आया था, ये फॉर्म, ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म पे है, ये उसी को बोलते हैं और इसको एक्चुअली बोला जाता है इनगोट, ठीक है। इसको सिलिकॉन का इनगोट कहा जाता है। ये कहाँ से आया, ये सीड से आया। ये जो सीड है, डंडी है, इसको आपने लिक्विड में डुबा दिया और धीरे धीरे खींचता गया और घुमाते घुमाते, ये भी गोल गोल घूम रहा है अपोजिट दिशा में, धीरे धीरे घुमाते गया तो इसका जो सिलिकॉन है इसके साथ चिपकते गए। और भाई ये तो एक ओरिएंटेशन में ही है, तो उसी ओरिएंटेशन में ये चिपकते गए और धीरे धीरे खींचते गए, तो ऐसा पूरा एक इनगोट तैयार हो गया, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनगोट। ये सारे टर्म्स आप याद रखिएगा, सिलिकॉन का इनगोट। तो इस प्रकार आप सिलिकॉन का एक इनगोट तैयार हो सकता है। और ये सिलिकॉन का जो इनगोट है ये बिल्कुल क्या होता है, एकदम सिंगल क्रिस्टल होता है, जिस ओरिएंटेशन का चाहिए उसी ओरिएंटेशन का होता है और पूरा एक आपका कंप्लीट एक बन जाता है। तो ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आया क्या? तो चलिए अब अगर आपको सीजेड मेथड समझ में आया होगा, सीजेड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एमटेक में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजेड मेथड के बारे में। तो इसको अगर आपको प्रोसेस आता है तो आपको समझाने में बहुत इजी लगेगा। आप एक डायग्राम हल्का सा बना दीजिए, आपको ये डायग्राम बनाने नहीं आता तो आप ये वाला छोटा सा डायग्राम बना के समझा दीजिए। ये भी सीजेड मेथड का एक छोटा सा डायग्राम है। आपको बस दिखाना क्या है कि एक जो यहाँ से है ये आपका हीटर है जो इसको हीट कर रहा है, गर्म को वो मेल्ट कर रहा है। नीचे से इसका जो एक खांचा है जो क्रूसिबल है वो है, उसको गोल गोल घुमाने का क्रूसिबल सपोर्ट गोल गोल घूम रहा है। एक सीड होना चाहिए और वो धीरे धीरे इसको खींचता चला जा रहा है। बस इतना सही है। अच्छा,
अब हम आते हैं और आपको मैं थोड़ा सा और चीज़ बताता हूँ या पूछते जाता हूँ। आप थोड़ा माइक ऑन करके मेरे को बताइएगा कि एक सेकंड ना, ये चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ चल रहा है, ओके। आप मेरे को थोड़ा सा माइक ऑन करके बताइएगा कि मैं कुछ पूछता हूँ कि देखिए ये जो पुल रेट है, पुल रेट का मतलब तो अब आप समझ रहे होंगे ना। पुल रेट का मतलब ये जो सीड को मैं ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ या खींच रहा हूँ, उसको पुल रेट बोलते हैं। ये पुल रेट होता है 1 से 2 मिलीमीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हम लोग कितना ऊपर की तरफ खींचेंगे, वो है 1 से 2 मिलीमीटर पर मिनट। ये एवरेज पुल रेट है। इतना अपन एवरेज जनरली इतना करते हैं, ठीक है, इतना मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अगर ये पुल रेट अगर बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, एकदम धीरे 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 हम लोग पुल कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो सिलेंडर है, इसका डायामीटर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? तो देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए आप इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही बताता हूँ। कभी आप जैसे एक कीचड़ है, ठीक है, एक कीचड़ है, इसमें बहुत सारे इंसान लोग हैं, ठीक है, इंसान लोग हैं, और ये फंस गए हैं इस दलदल में, ठीक है। अब यहाँ से एरोप्लेन आता है और इनको छुड़ाने के लिए लेके आता है, ठीक है। तो ये एक रस्सी देते हैं, इस रस्सी में इनको बोलते हैं कि आप आ जाओ। तो एक व्यक्ति आएगा, 2 व्यक्ति आएगा, 3 व्यक्ति आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके आएगा। अगर ये जो हेलीकॉप्टर या प्लेन है, ये धीरे धीरे आपका ये खींच रहा है, तो ज़्यादा व्यक्ति लोग आके इसमें चिपक जाएंगे ना। और अगर ये जल्दी खींच लिया तो जो आसपास वाले थे वही बस यहाँ पे चिपक पाएंगे। तो जितना ज़्यादा चिपकेगा उतना ही सिलेंडर का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर ये पुल रेट को अगर हम लोग स्लो कर दें, धीरे 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 खींचें ऊपर में, तो ऑब्वियसली इसका जो डायामीटर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ओके। यस तो देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हम और मोटे डायामीटर का हम लोग ले लिए, अच्छा ही है, हमारे लिए तो फ़ायदा है, बढ़िया, और बड़े बड़े वेफर्स मिलेंगे या फिर जितना हमको फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जितना लेट करोगे पुल रेट में, आप जितना धीरे धीरे पुल को करते जाओगे, पुल रेट को जितना आप बढ़ाओगे, वो धीरे धीरे आएगा और इसका डायामीटर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पॉइंट जो डिफेक्ट होते हैं, मैं आप लोगों को डिफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें याद होगा, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट वगैरह। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं ना, जैसे आपका ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। मान लीजिए एक जगह वैकेंसी आ गई है, ठीक है, एक जगह खाली जगह आ गया है, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, मतलब किसी पॉइंट पे कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर बाई चांस ये चिपकने उपकने में अगर कोई बीच में गैप आ गया है, चिपकने की जगह पे बीच में कोई गैप आ गया है, तो ज़्यादा देर तक धीरे धीरे खींचेंगे तो ये और ऐसे गैप और आते जाएंगे। अगर जल्दी जल्दी खींचेंगे तो क्या होगा कि डायामीटर तो कम रहेगा, लेकिन ये जो डिफेक्ट है इसको भी होने का टाइम कम मिलेगा, तो डिफेक्ट कम रहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपका पुल रेट से डायमीटर कैसे डिपेंडेंट होता है, या पुल रेट से आपका डिफेक्ट कैसे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मतलब पुल रेट को अगर आप कम रखोगे, उसको अगर आप स्लो कर दोगे, तो डिफेक्ट आपके जो होंगे ना, पॉइंट डिफेक्ट, वो आपके बढ़ते चले जाएंगे, धीरे 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 वो चीज़ बढ़ता चला जाएगा। और पुल रेट कम होगा तो ऑब्वियसली डायामीटर हमारा ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमको डिफेक्ट कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हायर पुल रेट करना पड़ेगा। लेकिन हायर पुल रेट से क्या होगा कि आपका डायामीटर कम होगा, मतलब पतले पतले वेफर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोला कि एवरेज जो पुल रेट है वो 1 से 2 मिलीमीटर पर मिनट रखना चाहिए। इतने में हम लोगों का दोनों बैलेंस हो जाता है जनरली, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि इसके एडवांटेज हैं बहुत सारे, जैसे इस मेथड के, कि हाँ बाकी मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड उतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। मतलब है, VLSI फैब्रिकेशन में तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन दूसरे मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये आप चीप मान सकते हो। वैसे तो अगर आप कभी लिखोगे, हम लोग क्या करते थे ना,
अपने एमटेक में हम लोग जब ये क्वेश्चन आया था तो हम लोग लिख दिए थे एडवांटेजेस में, क्योंकि कहीं कहीं बुक वगैरह में लिखा रहता है इट इज़ अ चीप मेथड करके। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो सीरियस ऐसे काट दिए थे धड़ से, बोले से चीप है मतलब क्या 2 रुपये में मिल जाएगा या मार्केट में मिल जाएगा, मतलब चीप है तो आपको लिखना चाहिए कि किस मेथड से ये चीप है। दूसरे जो और VLSI फैब्रिकेशन टेक्निक है जो सिंगल क्रिस्टल के लिए, उनसे ये थोड़ा चीप हो सकता है, लेकिन चीप का मतलब आप चीप लिख रहे हो मतलब क्या ऐसे ही सस्ता 2 रुपये में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो डिसएडवांटेज ये कहता है कि इस मेथड से जब आप सिलिकॉन बनाते हैं तो उसमें आपका ऑक्सीजन और कार्बन के इम्प्योरिटी आ जाते हैं। जो मैंने आपको बोला ना कि जो पुल रेट हमारा धीरे धीरे करेंगे तो इम्प्योरिटी आ जाएंगे, वैकेंसी आ जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी आता है किसी सिलिकॉन में जब क्रिस्टल बनाते हैं तो ये 2 चीज़ों की ही इम्प्योरिटी होती है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। इसकी इम्प्योरिटी इस मेथड के थ्रू जब हम बनाते हैं तो वो बहुत हाई रहती है। यही इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप मान के चलिए कितना इम्प्योरिटी रहती है, अगर आप देखें ना तो 10⁻17 से 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब इतना इम्प्योरिटी रहता है इस सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। वैसे यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और तरफ देखते हैं और ये शब्द को समझते हैं, गेटरिंग क्या होता है। देखिए आपने अभी जस्ट CZ मेथड में ये देखा, CZ मेथड में ये देखा कि CZ मेथड से जो सिलिकॉन बनता है वो सिंगल क्रिस्टल तो होता है नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी आ जाते हैं। कौन से इम्प्योरिटी? आपके ऑक्सीजन और आपके कार्बन के, ठीक है। और काफ़ी अच्छे रेंज में होती है इसकी इम्प्योरिटी, जैसे हम लोगों ने देखा अभी। ये जो ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है ये जनरली क्या होता है ना, जैसे जैसे इनगोट होता है आपका, इनगोट बोलने से आप समझ पा आ रहे होगा ना कि आप, मैं एक वो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे अभी फॉर्म हुआ है सिलिकॉन का इनगोट। तो ये जो आप मोल्टन स्टेट से ये जो इनगोट बनाए हैं, ये धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ये जो ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है वो प्रेसिपिटेट करती जाती है, ठीक है। और आपको यकीन मानना चाहिए कि जब आपका जैसे क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, मान लीजिए ऐसा आपका क्रिस्टल आपका बन गया है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ऐसा आपका स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ठीक ऐसा टाइप का है। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है, ये ऑक्सीजन की 95% मतलब 95% जो ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है ये इंटरस्टिशियल स्पेस में रहती है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया है कि ये जो खाली जगह होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इसको आप याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो खाली जगह होता है क्रिस्टल एटम्स के बीच में, ये जो ये खाली जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है 95% वो 95% जो ऑक्सीजन इम्प्योरिटी होती है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके रह जाती है। हालांकि इंटरस्टिशियल स्पेस में जब ऑक्सीजन इम्प्योरिटी आ जाती है, मान लीजिए ये खाली जगह है, इसमें इम्प्योरिटी आ गई, इसमें इम्प्योरिटी आ गई, तो आप देख पाएंगे कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। तो अगर आप ऐसा बोलें कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज affected by presence of oxygen impurity, तो आप बोल सकते हैं कि यस, ऑक्सीजन इम्प्योरिटी की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती ऑक्सीजन इम्प्योरिटी रखते ही जाएं, तो ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि अगर हम CZ मेथड में हम इनगोट को हम पुल अप करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं, अगर ये चीज़ धीरे धीरे लेके जाए तो डायामीटर बढ़ता चला जाता है ना। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि धीरे धीरे जाने से ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी भी सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है और 95% जो ऑक्सीजन है वो आपका इंटरस्टिशियल जगह घेर लिया, और जो 5% ऑक्सीजन होता है वो क्या बना लेता है, वो SI के साथ कंपाउंड बना लेता है, SiO4,
ठीक है। हालांकि ये कंपाउंड को हटाया भी जा सकता है, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस में अगर अपन इसको वापस गर्म करें तो ये जो इसका कंटेंट है SiO4 का, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 95% ऑक्सीजन इम्प्योरिटी है जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाती है, ये सोचने की बात है। और इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे सोचने की बात है। तो देखिए, आपको मैं गेटरिंग जैसा बता रहा था, गेटरिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। दो टाइप का जो गेटरिंग होता है। अब आपको मेरे ख्याल से गेटरिंग समझ में आ रहा होगा। गेटरिंग का मतलब होता है गैदरिंग। जब ऑक्सीजन इम्प्योरिटी, जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, तो स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि एक जगह पे आपका स्ट्रक्चर में आपके खाली खाली जगह पे ये आना शुरू हो गए। उसके बाद क्या है, वो ट्रैवल करेंगे इधर उधर और इकट्ठा होते जाएंगे और ये जगह को भर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गेटरिंग। अगर ये अपने आप हो रहा है तो इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन इम्प्योरिटी अपने आप ही एक जगह जा जाके इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक गेटरिंग, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक गेटरिंग क्या होता है कि आप जबरदस्ती एक डिसलोकेशन, एक जगह बनाते हैं जहां थोड़ा खाली जगह हो और फिर ऑक्सीजन इम्प्योरिटी उसमें आती है। इसका फायदा और नुकसान आपको मैं ये बताता हूँ कि देखिए, एक तो ऑक्सीजन इम्प्योरिटी का होना, एक फ़ायदा ये भी होता है कि ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी के होने से आपको मेटेलिक इम्प्योरिटी जो होती है, अगर आपके सिलिकॉन में मेटेलिक इम्प्योरिटी अगर देखी जाए तो मेटेलिक इम्प्योरिटी क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन होता है और मेटेलिक इम्प्योरिटी ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये मेटेलिक इम्प्योरिटी इसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक गेटरिंग होता है। गेटरिंग का मतलब होता है कि आप उसके लिए जगह बनना। तो अगर ये खुद से ऑक्सीजन इम्प्योरिटी इकट्ठा हो गए, कोलेज कर गए, मतलब इकट्ठा हो गए, तो वो एक गेटरिंग होगा। और गेटरिंग क्या करेगा, वो एक गेटर सेंटर बन जाएगा जो मेटेलिक इम्प्योरिटी को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखें तो देखिए, ये आपका मान लीजिए एक सिलिकॉन का एरिया है। सिलिकॉन का फैब्रिकेशन करने, मतलब बना रहे हैं कुछ डायोड ट्रांजिस्टर जो भी बना रहे हैं, तो ये सबस्ट्रेट हो गया। मान लीजिए इसके ऊपर आपने और एक प्योर सिलिकॉन एरिया, आपने एकदम प्योर सिलिकॉन वाला लेयर चढ़ा दिया, उसके ऊपर SiO2 का लाया है, और फिर जो भी आपको बनाना है वो बना रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो प्योर सिलिकॉन, इसमें मेटेलिक इम्प्योरिटी गायब हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप खुद से डिसलोकेशन क्रिएट कर दिए, जिससे क्या है, जितने भी ऑक्सीजन इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे आ गए, इकट्ठा हो गए, और ये फिर इसके मेटेलिक इम्प्योरिटी को अपने आप पास बुलाते गए, अट्रैक्ट करते गए, तो इसकी मेटेलिक इम्प्योरिटी भी इसके पास जाके आ गई। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आपका जो एक्टिव एरिया है, जैसे ये एरिया को एक्टिव एरिया बोलते हैं जहाँ पे मेन काम होता है, और ये जो नीचे का एरिया है ये बल्क एरिया कहलाता है ना, बल्क एरिया। तो आप चाहते हैं कि एक्टिव एरिया प्योर रहे, ठीक है, उसके मेटेलिक इम्प्योरिटी हट जाए, तो आप ये बाहर से आप केटरिंग कर सकते हैं। मतलब सिलिकॉन वेफर में आप बाहर से इरेडिएट कर दिए डिसलोकेशन को, ताकि गेटर सेंटर बन जाए और फिर वो अट्रैक्ट करे मेटेलिक इम्प्योरिटी को, तो एक्सट्रिंसिक कहलाता है। तो बेसिकली ये है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए इससे बचा कैसे जाए, इसको कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो कुछ चीज़ें तो अपने आप हो रही है, कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो ऑक्सीजन इम्प्योरिटी से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि CZ मेथड में हम लोगों ने देखा कि CZ मेथड में जैसे जैसे इनगोट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, ये अगर बहुत धीरे धीरे है तो यहाँ पे अपने आप ऑक्सीजन इम्प्योरिटी आना शुरू हो जाएगा, है ना, अपने आप ऑक्सीजन इम्प्योरिटी आएगा। तो फिर हम इसको कैसे बचा सकते हैं, तो देखिए आप इसका नेक्स्ट मेथड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्लोट जोन मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे FZ मेथड भी कहा जाता है ना, या फिर इसको जोन रिफाइनिंग मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में होता क्या है, ये भी बेसिकली वही मेथड है कि आपका EGS जो पॉलीक्रिस्टल में था, है ना, उसको EGS सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, यही हमारा टारगेट था। ये टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग फ्लोट जोन मेथड में आगे बढ़ेंगे। तो फ्लोट जोन मेथड में क्या होता है कि देखिए, ये आपका एक चेम्बर जैसा है, ठीक है। ये जो इनगोट है, ये इनगोट पॉलीक्रिस्टल मटेरियल का है, पॉलीक्रिस्टल है, जो हम लोगों को अभी जस्ट आपके यहाँ से पॉलीक्रिस्टल वाला ये जो मिला था ये है, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल है हमारे पास, ये मटेरियल को क्या करेंगे, ये इनगोट ऐसा पूरा था, पहले पूरा कंप्लीट आपका इनगोट था।
उसके बाद क्या हुआ, बीच में आपका एक RF हीटिंग कॉइल है जो हीट कर रहा है, ठीक है, इतना हीट कर रहा है कि ये जो और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए। तो जैसे जैसे ये कॉइल है, ये जो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बेसिकली इसको गरम गरम करेगा और यहाँ पे इसको गलाना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। तो ये पॉलीक्रिस्टल मटेरियल है ना, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर के जो हार्ड मटेरियल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और मेल्ट होते होते नीचे तरफ आ जाएंगे और नीचे आपका एक सिंगल क्रिस्टल है जो आपका रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन है उसी की तरफ जमना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए कितना आसान है कि पॉलीक्रिस्टल से डायरेक्ट आपका RF हीटिंग कॉइल को ऊपर करते जाओ और आपका सिंगल क्रिस्टल नीचे जमता जाएगा। हालांकि ये फ्लोट जोन मेथड है वो CZ मेथड से थोड़ा कॉस्टली है, ओके। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन की जो इम्प्योरिटी है वो बहुत कम होती है। जैसा हमने CZ मेथड में देखा ऑक्सीजन इम्प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और हम लोगों ने उसी में गेटरिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा। इसमें जो ऑक्सीजन इम्प्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन इम्प्योरिटी काफ़ी कम होती है CZ मेथड के कंपैरिजन में। इसलिए, और दूसरा इसमें क्रूसिबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रूसिबल मतलब आपका वो जो ढांचा, वो कटोरी जैसा जिसमें आपका पिछले बार मेल्टेड फॉर्म पे वो रखा हुआ था और जिसमें सीड से आप धीरे धीरे उठाए जा रहे थे, तो ये जो क्रूसिबल है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल एक है, RF हीटिंग कॉइल को ऊपर की तरफ करते जाओ और ये गलता जाएगा, नीचे की तरफ अपने आप गलता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, रॉ मटेरियल कुछ नहीं लगता, सिंपल एक पॉलीक्रिस्टल मटेरियल लगता है जो आपको मिल चुका है सेकेंड वाले मेथड से, और आपका यहाँ से मिल चुका है आपका पॉलीक्रिस्टल मटेरियल, है ना, और आपको RF हीटिंग कॉइल लगता है और ये आपका सीड लगता है। सीड तो आप जानते हैं, सीड तो मतलब जिस ओरिएंटेशन का आपको चाहिए वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, फिर उसी में गल के वो उसी शेप का बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है इसका एडवांटेज, तो आपको मैंने बता ही दिया। इसकी एक्सियल रेजिस्टिविटी भी काफ़ी रहती है, जो एक्सिस की एक्सियल रेजिस्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। जो अगर हम लोग CZ मेथड से जो हमको सिंगल क्रिस्टल मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो, ठीक है, लो ऑक्सीजन और कार्बन इम्प्योरिटी तो इसमें कम रहता ही है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज की बात ये है कि इसका जो इनगोट होता है, इनगोट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इनगोट बोलते हैं। तो इनगोट जो है वो फिक्स्ड डायामीटर का होता है, ठीक है। जो आपका इनगोट है ये बिल्कुल फिक्स्ड डायामीटर का होता है। जैसे कि हम लोगों ने आपका CZ मेथड में देखा था कि हम पुल रेट को जैसा जैसा चेंज करते थे उस हिसाब से ये जो सीड है ये कम ज़्यादा डायमीटर का होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स डायमीटर का ही इनपुट हमको मिलता है, ठीक। और दूसरी बात, CZ मेथड से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा मतलब उनके कंपैरिजन में कॉस्टली। ऐसे तो ये कईयों करोड़ों का है, लेकिन ठीक है, कॉस्टली चीप आप बोल सकते हैं। जनरली ऐसे इसको मिलिट्री एप्लीकेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको आज क्या समझाया, मैंने आज आपको ये समझाया कि ग्रोथ एंड रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्वार्ट्जाइट से MgS को बना लीजिए, ठीक है। MgS को फिर आप EgS में कन्वर्ट कर लीजिए जो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल का होता है। पॉलीक्रिस्टल से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड, एक CZ मेथड और एक फ्लोट जोन मेथड, है ना। CZ मेथड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें धीरे धीरे होने की वजह से ऑक्सीजन इम्प्योरिटी आना शुरू हो जाती है, तो उसी में आपको मैंने गेटरिंग का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो हालांकि गेटरिंग से मेटलिक इम्प्योरिटी अट्रैक्ट होते हैं और आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका गेटरिंग कहीं ना कहीं इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल। आपका एक्टिव एरिया को तो बहुत प्योर बना देता है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्लोट जोन मेथड देखा, ये बेस्ट मेथड है बोल सकते हैं अगर आप इम्प्योरिटी अगर नहीं चाहिए तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे जो और उसके आगे का मेथड होगा जो आपका बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस में आगे काम आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।